हेलो दोस्तों, प्रदीपंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 5 था जिसका टॉपिक था अभिप्रेरणा और संवेग। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस टेस्ट को अभी करते हैं और इसका एक्सप्लेन भी करेंगे साथ ही साथ। इसके लास्ट में हम देखेंगे कितने लोगों ने भाग लिया, कितना स्कोर सेफ है और टॉप 20 लोगों की भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है, संवेग शब्द अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है जो लैटिन के किस शब्द से बना है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इमोवेयर। और ये इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये दोस्तों, संवेग शब्द अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है जो लैटिन शब्द इमोवेयर से बना होता है। इसका अर्थ भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसका अर्थ है उत्तेजित करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग के बारे में अगर डीपली सवाल पूछा, स्पेशली लेवल 1 वाले, आप बहुत इन सिद्धांतों को आप इग्नोर मत करें। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है और भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, संवेग के दो ही सिद्धांत हैं और दोनों आरबीएससी किताब में दे रखा है। तो आपको जेम्स लांजे सिद्धांत और कैनन बोर्ड सिद्धांत दोनों के बारे में आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि ये संवेग से रिलेटेड है। और जेम्स लांजे क्या कहते हैं कि पहले प्रतिक्रिया होगी और फिर संवेग उत्पन्न होगा। इसमें दोस्तों ऊपर लिखित घटना में क्या हुआ कि पहले भालू को देखा, फिर भाग गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिक्रिया कर चुका है, फिर डर गया, इसलिए डर जाता है। इसके बाद में प्रतिक्रिया हुई, डर उसको बाद में लगा। अब दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जेम्स लांजे क्या कह रहा है कि ये कर्म से होते हैं, प्रतिक्रिया और डर। जबकि कैनन बोर्ड का अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उसमें लिखा होगा कि कैनन बोर्ड क्या कहते हैं कि संवेग और प्रतिक्रिया एक साथ घटित होती है। कर्म से मतलब होता है 1 by 1, जबकि एक साथ का मतलब होता है दोनों साथ में घटित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जेम्स लांजे। तो आप इसको यहाँ से इतना ही दे रखें केवल दोस्तों, इसको आप डीपली पढ़ें। विलियम जेम्स का विचार है कि पर्यावरण की कोई भी घटना एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद में नोट करना दोस्तों, इसके बाद में संवेग की अनुभूति होती है। अतः जब कोई बच्चा भालू देखता है, घटना हुई, तब वो भागना प्रारंभ कर देता है, मतलब दैहिक प्रतिक्रिया हुई और तब उसे डर महसूस होता है, फिर संवेग उत्पन्न हुआ। उद्दीपक आया, फिर घटना होने के बाद में दोस्तों दैहिक प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद में क्या हुआ, संवेग की उत्पत्ति हुई। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप आगे देखेंगे, इसके विपरीत कैनन और बोर्ड ने कहा है कि किसी उद्दीपक विशेष की उपस्थिति से कॉर्टेक्स शारीरिक परिवर्तन और संवेग दोनों उत्पन्न करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया और संवेग के अनुभव एक के बाद एक कर्म से उत्पन्न न होकर एक साथ घटित होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार आईजैंक वाला अंतर्निहित वो दोस्तों बहिर्मुखीता और अंतर्मुखीता वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो हमें डीप में नहीं पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तब हमें अजीब से लगते हैं। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप संवेग पढ़ रहे हैं तो इस उपकरण के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आरबीएससी किताब में स्पेशल दे रखा है। तो ये झूठ की पहचान करता है। दूसरी बात, मैं एक क्वेश्चन इस पर और बनाया था कि पॉलीग्राफ उपकरण किस सिद्धांत पर काम करता है। तो संवेग का दैहिक माप, संवेग का दैहिक माप मतलब संवेग में जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, मतलब हार्ट बीट तेज होना, बीपी का लो होना, उसके आधार पर ये काम करता है। संवेग उत्पन्न होने के बाद में जो शरीर में परिवर्तन आते हैं उसका माप करता है पॉलीग्राफ। और पॉलीग्राफ झूठ को जानने की एक विश्वसनीय परीक्षण नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोल सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी हो सकती है, इसलिए विश्वसनीय परीक्षण नहीं है। दूसरी बात, फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और ये दैहिक माप पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर है बायां गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन और है, इसमें डीप में अगर आप पढ़ना चाहिए, आपके पास टाइम है तो आरबीएससी किताब पढ़ना कि बाएं गोलार्ध पर अगर लेफ्ट साइड में अगर मस्तिष्क पर चोट लगती है तो हमें नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी, जबकि ये सकारात्मक इसके अंतर्गत होता है। ये दोस्तों आप पढ़िए कि सकारात्मक इसका काम क्या है
कि सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। अब इस पर चोट आ जाएगी तो ये काम करना बंद हो जाएगा। तो अब फिर चोट आने पर कैसी संवेग उत्पन्न होंगे, तो यहाँ पर नकारात्मक हो गए। अगर ये काम करना बंद हो गया तो यहाँ पर नकारात्मकता हावी हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इसको डीप में पढ़ना। उत्पन्न करना काम किसका है, सकारात्मक बाह्य गोलार्ध का है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है। अब इमोवेशन बताया था, इमोवेयर से बना, वेयर आ रहा है, तो मोटिवेशन भी मूवियर से बना होगा। मूवियर का मतलब होता है टू मूव, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा टू मूव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये इसका दे रखा है कि मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोवियर से बना है। मोवियर का मतलब होता है टू मूव। ठीक है दोस्तों, जिसका संदर्भ क्रिया कला आपकी गति से है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना। ये इसका अर्थ, ये किस शब्द से बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब अभिप्रेरणा का के 3 मूल तत्व होते हैं दोस्तों। NDI, मतलब NDI नीड हो गया, ये हो गया आवश्यकता होती है, और ड्राइव हो गया, और इंटेंसिव यानी कि प्रोत्साहन, लेकिन दोस्तों उपलब्धि नहीं होता है। तो यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 3 दे रखे हैं दोस्तों, नीड हो गया, ड्राइव हो गया, इंटेंसिव हो गया। इनके इंग्लिश टर्म आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप साइकोलॉजी में अगर इंग्लिश टर्म याद नहीं करोगे तो कम से कम 3 से 4 सवाल आप गलत कर बैठोगे, जो कि आप है ना लेवल 1 का पेपर देखना साइकोलॉजी का, इतने गलत शब्द दे रखे हैं आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जैसे कि थॉर्नडाइक का वो अभ्यास वाला सिद्धांत है, उसका भी इन्होंने कुछ अलग दे रखा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऐसा कुछ ऑप्शन देते हैं। तो आप इनकी इंग्लिश टर्म आप ज़रूर याद रखें, नीड, ड्राइव और इंटेंसिव या गोल। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। ये दोस्तों मैंने जो सवाल बनाया है ये लगभग 90% लोगों का गलत है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी से भी पूछ लेना, ये गलती करेगा। अब 2 तरीके के अभिप्रेरक है। एक तो हो गया जैव, ठीक है, जैविक, जिसे हम कहते हैं जन्मजात होते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम और नींद। ठीक है, और दूसरे होते हैं मनोसामाजिक, जो होते हैं अर्जित, जैसे उपलब्धि हो गया, शक्ति हो गया, संबंधन हो गया। तो अब ये जैविक में आ रहा है काम तो जैविक में आ रहा है, लगभग सब संबंधन को दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर मनोसामाजिक नहीं पूछा है, जैव सामाजिक पूछा है। एक बार फिर इस पर गौर करना, ये क्या है दोस्तों, जैव सामाजिक है। अब जैव सामाजिक और मनोसामाजिक में अंतर क्या हुआ कि भाई काम जो है वो है तो जैविक है, जन्मजात होता है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल होता है। अब इसमें क्या होगा कि भूख लगेगी तो भोजन कर लेगा, प्यास लगेगी तो वो पानी पी लेगा, और दोस्तों नींद आएगी तो नींद ले लेगा। लेकिन काम ऐसा है जिसको है तो जैविक, लेकिन इसकी पूर्ति करने के लिए उसे समाज से संबंधन करना पड़ेगा। इसलिए इसको जैविक में साथ साथ इस समाज से भी ये इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए इसको जैव सामाजिक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यौन या काम या सेक्स, ये इसको किस में डाला है, जैविक में डाला है। लेकिन एक बात इसने स्पेशल मेंशन की है कि ये दोस्तों यहाँ से पढ़ी गई, इसे अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, या काम की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। इसलिए सामूहिक पहलू का एक महत्वपूर्ण पहला हिस्सा है। इसी कारण इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। ये दोस्तों जैव सामाजिक हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे मनोसामाजिक। मनोसामाजिक में 3 आते हैं, संबंधन हो गया, शक्ति हो गया, उपलब्धि हो गया। वो अलग चीज़ हो गई दोस्तों, वो होता है मनोसामाजिक हो गया, सोशियो साइकोलॉजी, ये जैव सामाजिक है। ठीक है, अब प्रेरणात्मक व्यवहार होता है दोस्तों, ये बहुत घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। चयनात्मक, जैसे कि अभी आपके पास अभी प्रेरित हो तो आप रीड के लिए अभी प्रेरित हो, तो मनोविज्ञान की किताबें पढ़ रहे हो, सब रीड से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो एक दिशा दे गए, तो चयनात्मक हो गया। आपका कार्य हो गया, वो चयन कर लिया कि आप फेसबुक चलानी है या उत्कर्ष ऐप चलाना है या वन्ना जादवन का ऐप चलाना है, तो आप चयनात्मक हो गए। और लक्ष्य निर्देशित दोनों होता है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है कि जो अनावश्यक क्रियाओं को बंद करना और चयन करना कि जो हमारे लक्ष्य की में सहायक है, उन्हीं क्रियाओं को हम चयन करते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रेरणात्मक व्यवहार होता है वो चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। प्रेरणात्मक व्यवहार में एक और विशेषता होती है, जो किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति अथवा लक्ष्य प्राप्त करने की अवस्था तक चलता है। ये पूरे होने के बाद ये व्यवहार खत्म हो जाएगा।
अब दोस्तों ये लगभग 90% लोगों ने गलत किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आंतरिक होती हैं सही बात है, लेकिन ये अभिप्रेरणा होती है वो काल्पनिक अवस्था होती है दोस्तों। ये इनकी परिभाषा देखिए, बैरन, बर्न और कैंटोविज की परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ है। आंतरिक का तो ऊपर बहुत सारी जगह जिक्र किया हुआ कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है दोस्तों। अभिप्रेरक बाहरी और आंतरिक होता है, लेकिन अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति जो पूछ रहा हूँ मैं, नेचर क्या होता है, मोटिवेशन, वो हमेशा आंतरिक प्रक्रिया ही होगी। और दोस्तों ये इनकी परिभाषा में साफ लिखा है कि ये काल्पनिक है, तो यहाँ पर काल्पनिक और आंतरिक इसका राइट ऑप्शन होगा। अब कैनन बोर्ड का मैंने आपको बता दिया कि प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और यहाँ पर संवेग है। संवेग एक साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। कर्मश का मतलब होता है 1 by 1, कर्मश नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जन्म से दृष्टिहीन है, सामान्य बालक की तरह ही मुस्कुराता है और माथे पर बल डालकर विशेष अभिव्यक्ति करता है। मतलब उसने किसी को देखा ही नहीं है कि दूसरे बालक ऐसे मुस्कुराना होता है या ऐसे भाव भंगिमा बनाना होता है, फिर भी वो ऑटोमेटिक कर रहा है। तो ये साफ साफ है कि ये अधिकांश मूल संवेग होते हैं वो सहज होते हैं और जन्मजात होते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये सेम टू सेम उदाहरण मैंने दिया था। अधिकांश मूल संवेग सहज और जन्मजात होते हैं, उसे सीखना नहीं पड़ता है, ये साफ साफ लिखा है दोस्तों। अब ये उदाहरण भी ये सेम ही डाला मैंने कि कोई बच्चा जन्मजात अंधा है तो फिर वो हंसना कैसे सीखता है। ये दोनों दोस्तों याद कर लेना। खुशी का जैव निर्धारक है वो क्या है, नॉर्मन फ्राई। ये इंग्लिश टर्म अलग है, लेकिन ये हिंदी ट्रांसलेट करते हुए दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। ये जो किताब है उसमें ऐसे ही दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस किया था लगभग लोगों ने, लेकिन इसका मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन बी राइट है। ये पढ़िए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरपिन फ्राई, ठीक है। और इंग्लिश टर्म देख लेना दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। मस्तिष्क में नॉरपिन फ्राई का स्तर ऊंचा होने पर अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो आशा नामक संवेग है उसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये एंड्रोफिल्स होता है दोस्तों, ये होता है आशावाद का न्यूरोट्रांसमीटर है। और नॉरपिनेफ्राइन वो हमने देखा वो खुशी का है, ये किसका है, ये है आशावाद का। तो यहाँ पर जिसका ये इस तरह जिसका ऊंचा होगा, तो ये दोस्तों रीट एग्ज़ाम अगर 15 अप्रैल की बजाय 20 जून हो रहे हैं, तो नीचे ये उदाहरण दे रहे हैं कि किस में ज़्यादा आशावाद दिखाया गया है। तो प्रियंका ये सोचती हैं कि सरकार एग्ज़ाम नहीं करेगी, ये तो निराशावादी है। राहुल अत्यधिक घबरा जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। रवि इस घटना को अत्यधिक तनाव, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन एक राइट होगा कि अब हमें तैयारी के लिए और अधिक ज़्यादा समय मिलेगा, तो ये आशावाद को दर्शाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि यदि किसी परीक्षा, ये सेम टू सेम उदाहरण मैंने दिया था कि खूब तैयारी करता है लेकिन तारीख आगे बढ़ जाती है, तो आशावादी व्यक्ति ये सोचता है कि परीक्षा की तैयारी और बेहतर करेंगे। तो यहाँ पर एंड्रोफिल्स नामक न्यूरोमीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने करवा दिया था। ये संवेग का दैविक माप पर आधारित है। और ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहले हमने जैविक संवेग अभिप्रेरकों के बारे में बात की जो जन्मजात होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि भूख, प्यास, नींद और काम। नींद के बारे में भी आप आरबीसी किताबों में पढ़ लेना, इसमें भी डीप में दे रखा है, एक आधा पेज दे रखा है जिसमें सपने किस नींद में आते हैं। नींद को भी 2-3 भागों में बांटा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रही हैं कि कक्षा के मॉनिटर बनकर किसी भी अपने से जो साथ में सहयोगी हैं, स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, उन पर नियंत्रण रखना चाहते, कंट्रोल रखना चाहते। तो ये शक्ति अभिप्रेरक की वजह से होता है, ना कि उपलब्धि या संबंधन से होते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये शक्ति में क्या करता है कि दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा करना। जैसे क्या क्या करेगा कि खेलों में हिस्सा लेगा, मेयर के चुनाव लड़ेगा, इस तरीके के दोस्तों इनका होता है। आक्रमणशील व्यवहार दिखाते हैं, संस्था में ऐसा पद ग्रहण करते हैं जहाँ पर दूसरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो शक्ति अभिप्रेरक हैं उसके उदाहरण हैं। और उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में पढ़ लेना। इसको एक तो ये ऐसे पढ़ सकते हैं, अचीवमेंट का ACH ले लिए, एक जिसे कहते हैं एक, एन एक भी कहीं पर लिखा गया, तो ये उपलब्धि
अभिप्रेरक के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि अच्छे अंक लेके आएंगे, मेहनत करके किसी एग्जाम में अच्छे अंक लेके आएंगे तो अभिप्रेरक उपलब्धि अभिप्रेरक होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रेट में क्वेश्चन भी बना था जिसमें लिखा था कि एक लड़के का नाम था कि ये सरला सांस लेती है, तो ये भी अभिप्रेरणा है दोस्तों। अगर लोगों ने लिखा था कि केवल यही अभिप्रेरणा है कि रिया रीट में अच्छे अंक लाने के लिए रात 2 बजे पढ़ती है, ये तो अभिप्रेरणा है ही है। लेकिन जैविक अभिप्रेरक होते हैं, हम पढ़ते हैं भूख प्यास, ये भी तो अभिप्रेरणा ही होगी। राहुल हमेशा ऑफिस में दोपहर 2 बजे खाना खाते हैं, तो ये भी अभिप्रेरणा है दोस्तों। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार हैं, 1 और 2 राइट सही है। तो दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें शुरुआत में लिखा था कि दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मानव जीवन को अभिप्रेरणा की भूमिका समझाने में मददगार सिद्ध होते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं, ये दोस्तों। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था रीट में, उसमें भी दे रखा था कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था कि वो सांस लेती हैं। तो सांस लेना भी दोस्तों एक अभिप्रेरणा ही हुई है, नीड है उसकी, इसलिए सांस ले रही है। इसलिए जैविक अभिप्रेरक, यहाँ पर आप इनके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना। अब इस टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस टेस्ट के दोस्तों लगभग 550 लोगों ने इसको भाग लिया था और कुलदीप यादव इसका टॉप किया था। 16 में से 16 अंक है। रोहित शिंगारिया सर एक बार फिर 16 नंबर। पंकज चारण हो गए, ये अपना नाम पूरा लिखे। हार्ट शेप इसमें लिखा है, मुझे पता नहीं ये कौन है। जीके सोलंकी, चंचल ममता, AN, दिनेश बिश्नोई, दुर्गाराम, यासीन भाई लगातार, प्रियंका अरोड़ा, CK बैलेज, ये मैम लगातार प्रयासरत हैं। टॉप 20 के ये लगभग 15 नाम लगभग सेम ही मिलते हैं। संदीप राणा, युवी, मोनिका मैम, दिव्या टाक, अभी सर, P चौधरी मैम, पारस बिंजानिया, हरिकिशन बराज, उषा देव, विष्णु पूजा, जसकरण, MPS, हेत राम। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, और जो आपके गलत हो रहे सवाल फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सीखने की फेज़ में, यहाँ पर गलतियाँ मायने नहीं रखती है दोस्तों। आप कितना सीख रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप RBC किताब पढ़ने स्टार्ट करो तो आपको कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो धन्यवाद। टेस्ट 6 के साथ मिलते हैं, और वीडियो